नमस्कार दोस्तों, नौकरी घर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नागरिकता से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में जाना था। आज हम लोग मूल अधिकार पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं मूल अधिकार क्या हैं। तो साथियों, मूल अधिकार होते क्या हैं? तो क्या मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या है? देखिए, मूल अधिकार जो है वो नैतिक भौतिक एवं नैतिक जो हमारा विकास है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मूल अधिकार। ठीक है, क्या है? मूल अधिकार हमारे भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए जरूरी है। कौन कौन से? भौतिक और नैतिक। मूल अधिकार भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए जरूरी है। और भौतिक विकास के अंतर्गत हम किसको किसको ले सकते हैं? पहला सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, दूसरा आर्थिक, ठीक है, और तीसरा राजनीतिक। ठीक है, तो भौतिक विकास के लिए और नैतिक विकास के लिए जो मूल अधिकार हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। और नैतिक जो हमारा विकास है उसके अंतर्गत हम किसको किसको शामिल करते हैं? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और धार्मिक। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या है? दूसरी बात एक और हम चीज देखते हैं कि क्या कि मूल अधिकार किसके खिलाफ प्राप्त होते हैं? जो मूल अधिकार है वो दरअसल राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। तो मूल अधिकार क्या है? व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो मूल अधिकार है। मूल अधिकार से व्यक्ति का जो विकास संभव होता है उससे वो, और राज्य के जो कानून होते हैं उससे सुरक्षा के लिए मूल अधिकार बहुत ही जरूरी होते हैं। देखते हैं मूल अधिकार का बैकग्राउंड क्या था। देखिए, जो मूल अधिकार जो आया तो उसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब कब उसका मतलब शुरुआत कैसे क्या हुई, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 1931 में दोस्तों, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था। और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन। देखिए क्या, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। अध्यक्षता साथियों किसने की थी? पटेल साहब ने की थी। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसमें सर्वप्रथम मूल अधिकारों का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का दस्तावेज। तो अगर हम संविधान के पहले की बात करेंगे तो सबसे पहले जो मूल अधिकार संबंधी एक प्रस्ताव आया था, किस अधिवेशन में आया था? कराची अधिवेशन में आया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था। और ये धीरे धीरे मूल अधिकार की मांग कराची अधिवेशन से धीरे धीरे बढ़ते हुए संविधान के बाद तक इसको संविधान में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। ठीक है, देखते हैं जो मूल अधिकार है उसका संवैधानिक पक्ष देखते हैं। तो क्या है संवैधानिक पक्ष? साथियों, जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारत में जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो अमेरिका में सर्वप्रथम मूल अधिकारों का एक जो संविधान में शामिल किया गया था, सर्वप्रथम मूल अधिकार कहाँ शामिल किए गए थे? अमेरिका के संविधान में। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है
ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक इसको विस्तृत रूप से रखा गया है। अगली और हम इसकी विशेषताएं देखते हैं कि मूल अधिकार क्या हैं। ये न्यायोचित होते हैं। क्या होते हैं साथियों? न्यायोचित, ठीक है। न्यायोचित का मतलब क्या है? न्यायोचित का मतलब है मूल अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार के जो अगर हमें समस्या होती है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। मूलतः साथियों जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो हमारे मूल अधिकार थे वो कितने थे? 7 थे। मूलतः जो संविधान में मूल अधिकार दिए गए थे वो 7 थे, लेकिन इनमें से एक को जो है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया और एक जो हुआ उसको किस में रखा गया? जो संपत्ति का अधिकार था उसको रखा गया साथियों 300 का में, ठीक है। इसको कहाँ रखा गया? 300A में इसको जगह दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि मूल अधिकार के संवैधानिक पक्ष कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया था। मूल अधिकार हमारे यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक विद्यमान है। इसमें ये मूलतः संविधान में 7 प्रकार के थे। हम अभी इन सभी प्रकारों को आगे देखेंगे। संविधान में 7 प्रकार के थे साथियों, जिनमें से एक जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके 1978 में हटाया गया इसे, और इसको कहाँ जोड़ा गया? 300 का में। यह जो मूल अधिकारों को हम न्यायालय में अपनी अधिकारों की मांग के लिए वहां पे हम रिट दायर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये न्यायोचित प्रकार के हैं, ठीक है। अब हम इनकी अन्य विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। मूल अधिकार की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसको हम देखते हैं। तो मूल अधिकार जो है, एक तो पहली तो हमने अभी यही देख लिया, संवैधानिक पक्ष के साथ साथ देख लिया कौन सी, कि यह न्यायोचित प्रकार के होते हैं, ठीक है। न्यायोचित का मतलब क्या होता है? हम मूल अधिकारों के सुरक्षा के लिए सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं, ठीक है। अपील कर सकते हैं ताकि हम अपने अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त कर सकें। अब देखते हैं अन्य विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो विशेषताएं, अन्य विशेषताएं क्या हैं ये देखते हैं, ठीक है। देखिए, पहली तो हम लोगों ने क्या देखा? पहली विशेषता के रूप में देखा कि यह न्यायोचित है। न्यायोचित, ठीक है। दूसरा, इसका मतलब क्या होता है साथियों? यह वाद योग्य है, ठीक है। यह क्या है? वाद योग्य है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको जो प्राप्त कराने की गारंटी दी जाती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या दी जाती है? गारंटी। मतलब मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का जो हमारा संरक्षक है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल अधिकारों के लिए सुरक्षा के लिए गारंटी दी जाती है और यह राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं। अगली विशेषता क्या है? यह राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं। यह राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, यह जो होते हैं यह असीमित नहीं है।
मतलब सबसे मूल बात है कि इनमें संशोधन हो सकता है, इनको सीमित किया जा सकता है, यह असीमित नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें निर्बंधन, युक्ति युक्त निर्बंधन किया जा सकता है, इसमें रोक लगाई जा सकती है। और जो यह प्रावधान है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें अमेंडमेंट के द्वारा क्या कहा गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, तो ये कब कहा गया था, ये जो प्रावधान है ये कब जोड़ा गया कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब, 1978 में। ठीक है, 1978 में कहा गया कि किसी भी प्रकार से जो मूल अधिकार हैं उनमें अनुच्छेद 20 के तहत जो मूल अधिकार प्राप्त हुआ है और अनुच्छेद 21 के तहत जो मूल अधिकार प्राप्त हुआ है उसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ या उसमें परिवर्तन या उसको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन 368 के तहत, 368 में क्या है, 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, 368 के तहत 368 के तहत मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, उनमें रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने मूल अधिकार की विशेषताएं देख ली। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं कि मूल अधिकारों को कितने भागों में बांटकर दिखाया जाता है और कैसे कैसे हम लोग इन्हें आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक भूमिगत के तौर पर सभी प्रकार के मूल अधिकारों को देख लेते हैं कि हम लोग आगे कौन कौन से और कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले नंबर में क्या आता है, सबसे पहले नंबर में आता है दोस्तों समानता का अधिकार। ठीक है, पहले नंबर में क्या आता है, समानता। जो समानता का अधिकार है वो कितने अनुच्छेदों में कहां से कहां तक आता है, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। कहां से कहां तक, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार आता है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से है, 19 से लेके 22 तक। कहां से कहां तक साथियों, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त हुआ है वह है, उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। इसमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। अगला है धार्मिक मुद्दों से संबंधित, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार प्राप्त है। तो कौन से अनुच्छेद में उसको दर्शाया गया है, धार्मिक, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको कहां, किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक। ठीक है, अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगला है शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित मूल अधिकार। कौन सा, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण से संबंधित जो मूल अधिकार हैं उसको अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दर्शाया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण एक अनुच्छेद है जिसको हम स्टार बनाकर देख सकते हैं, कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको किस में बताया गया है, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, किसमें साथियों, अनुच्छेद 32 में इसको बताया गया है। और हम लोग देखते हैं कि जो अनुच्छेद 32 है
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने? अंबेडकर ने। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी जो संविधान है हमारा, इसका जो मूल जो संरचना है, कैसे कैसे संविधान विकसित हुआ है और कौन कौन सी उसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आगे हम लोग अब शुरू करते हैं अनुच्छेद 12 से। ठीक है, तो क्या कहा गया है अनुच्छेद 12 में साथियों? अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 12 में सबसे पहले राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य में क्या क्या शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 क्या है देखते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें। ठीक है, देखिए अनुच्छेद, देखिए जो आर्टिकल 12, अब यहां से हम लोग टॉपिक चालू करते हैं अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी? राज्य की अनुच्छेद 12 में साथियों राज्य की परिभाषा दी गई है और इस राज्य के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है? इस राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका, इनको सबको शामिल किया गया है। सभी प्रकार की कंपनियां, सभी प्रकार की जो कंपनी होती हैं उनको शामिल किया गया है। निजी क्षेत्र के जो सार्वजनिक ऑफिस हैं, निजी ऑफिस को इसमें शामिल किया गया है, जो कैसे हैं? सार्वजनिक तौर पे हैं, मतलब जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। निजी ऑफिस जो सार्वजनिक कार्यों में लिप्त हैं, इनको शामिल किया गया है। और इसमें सभी प्रकार के वैधानिक, इसमें क्या शामिल किया गया? और इसमें सभी प्रकार के वैधानिक एवं संवैधानिक, सभी प्रकार के वैधानिक एवं संवैधानिक जो अधिकरण है, सभी प्रकार के वैधानिक और संवैधानिक क्या अधिकरण, उनको सभी को भी इसी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा है। अगर हम लोग साधारण तौर पर इसको समझें तो अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि संविधान में जिस राज्य की बात होती है उसका तात्पर्य क्या है। राज्य का मतलब यहाँ केवल एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से संबंध जैसे राज्यों से नहीं है, बल्कि एक इसमें विस्तृत व्याख्या की गई है कि राज्य के मायने क्या हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है देखते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 एक बहुत ही संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो संविधान के उचित और अनुचित, जो संविधान से संबंधित जो जितने भी क्रियाकलाप हैं, अनुचित और उचित का निर्धारण करता है कि जो उचित होगा वही रहेगा, जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करेगा वह विधि पूरी तरह से खारिज हो जाएगी। तो क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल 13 क्या है? ठीक है, आर्टिकल 13 क्या है साथियों? आर्टिकल 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, क्या है? मूल अधिकारों के अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, क्या बताया गया है? मूल अधिकारों से
से संबंधित उनको अल्पीकरण करने वाली विधियां। अच्छा, साधारण तौर पे अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, पहली बार मतलब जो अनुच्छेद 13 का ए है, 1 नंबर है, उसमें क्या कहा गया है? संविधान से पूर्व, बस शब्द याद करना है, संविधान से पूर्व। ठीक है, क्या है? संविधान से पूर्व की वो सभी विधियां असंगत होंगी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती होंगी। ठीक है, क्या कहा गया है? संविधान से पूर्व की वह सभी विधियां असंगत या शून्य घोषित कर दी जाएंगी जो अनुच्छेद 12 से 35 या भाग 3 से असंगत होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान से पूर्व की विधियों की बात की गई है 13 के 1 नंबर में। 13 के 2 नंबर में क्या है साथियों? 13 के 2 नंबर में है कि अगर संविधान बनाने के पश्चात ऐसी कोई भी विधि बनती है, क्या? संविधान बनाने के पश्चात, संविधान बनाने के पश्चात ऐसी कोई भी विधि बनती है जो भाग 3 से असंगत है या उसका उस भाग 3 में हस्तक्षेप करती है, संविधान में जो राज्य के हमारे जो नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं उनमें हनन करती है उनका, तो वह विधि भी उस हद तक शून्य घोषित की जाएगी जहां तक वह मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है। तो जो 13 का 2 है उसमें क्या कहा गया है? संविधान बनाने के पश्चात वाली विधियों की बात की गई है, जबकि 13 के 1 में संविधान बनने से पूर्व की बात की गई है। अच्छा, ठीक है, अब 13 का जो तीसरे नंबर का जो आर्टिकल है, 13 का तीसरे नंबर का, उसमें क्या बताया गया है? उसमें कहा गया है कि विधि क्या है। ठीक है, उसमें विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि विधि क्या है। इसमें विधि के क्या क्या मायने बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि विधि का मतलब सभी प्रकार के अध्यादेश, सभी प्रकार के अधिनियम, उपविधि, ला, जितने भी प्रकार के सभी प्रकार के कानून संबंधित होते हैं, नियम, विनियम, उपविधि, आदेश, कार्यपालिकी आदेश होते हैं, नियम कार्यपालिका बनाती है, विनियम बनाती है, जो विधेयक संसद बनाती है, ये सभी किसमें शामिल किए जाएंगे? इसी विधि के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। किसमें? विधि के अंतर्गत, मतलब सभी प्रकार के अध्यादेश। साथियों, विधि के अंतर्गत क्या 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 फिर से देखते हैं। विधि के अंतर्गत सभी प्रकार के अधिनियम, अध्यादेश, कार्यपालिकी आदेश, नियम, विनियम, उपविधि, विधि, सभी विधि के अंतर्गत ही शामिल किए गए हैं। यह है अनुच्छेद 13 का तीसरा भाग। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 13 है उसका, अनुच्छेद 13 का चौथा भाग क्या है? अनुच्छेद 13 का चौथा पार्ट, अनुच्छेद 13 का चौथा पार्ट क्या है? इसमें कहा गया है कि 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा यह जोड़ा गया है कि इसके तहत 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। मतलब क्या कहा गया है कि 368 के तहत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी, जो यह बात अनुच्छेद 13 कहता है। क्या कहता है? कि अनुच्छेद, अच्छा, इसका सारांश देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 13 जो है वो किस पर लागू नहीं होगा? 368 पर लागू नहीं होगा। ठीक है, ये किसके, कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? इसको 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में ये कहा गया। क्या कहा गया? कि अनुच्छेद 13 के द्वारा कोई भी जो क्रियाकलाप है वह 368 पर लागू नहीं होता है, वह 368 पर तो हम लोगों ने क्या देखा कि अनुच्छेद 13 का जो चौथा भाग है, अनुच्छेद 13 के चौथा भाग में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13 के चौथे भाग में कहा गया है कि जो अनुच्छेद 13 के संबंधित सभी विधियां हैं वो 368 पर लागू नहीं होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने नागरिकता से संबंधित जो शुरुआती प्रावधान है उनको पढ़ लिया, और जो हमारे अधिकारों से संबंधित भाग हैं, जो
14 से 18 तक समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार, इनको हम आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।